आयोजित करने में देश भर के हमारे कई साथी, कई संगठन, संस्था जुड़े हुए हैं। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म मुंबई, परिधि भागलपुर, प्रेरणा कला मंच वाराणसी, आमरा एक सचेतन प्रयास कोलकाता, बुनियाद अहमदाबाद, नवकिरण फाउंडेशन इलाहाबाद, इनिशिएटिव फॉर सोशल चेंज सिलचर, दिशा फाउंडेशन जौनपुर, सद्भावना वैशाली, संभव कैथल, विकल्प भुवनेश्वर, रेनबो होम साझा निगम रांची, अमन प्रयास रांची, पिलार गोवा, चावरा दिल्ली, बुद्ध से कबीर तक गोरखपुर, अवध यूथ कलेक्टिव जौनपुर, लोकाधिकार दिल्ली, मुहिम इलाहाबाद। ये सारे साथी अलग अलग देश के कई अलग अलग ठिकानों से जुड़े हुए हैं और हम सब ने मिलकर आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो हम सभी के तरफ से आपका स्वागत है और उन सभी साथ द्वारा जो आमंत्रित आप श्रोता हैं उन सभी का स्वागत है एक साथ। तो हम आयोजक भी हैं और हम श्रोता भी हैं, क्योंकि हमारे जो विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग सुनेंगे और आगे बात करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि मुहिम इलाहाबाद के साथी कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत फेमस है, उनकी कविता भी सुनेंगे। तो हेलो, अंशु जी जुड़े हुए हैं क्या? हेलो जी जी। तो अंशु मालवीय जी को हम आगे आमंत्रित करते हैं कि वो आए। ये मणिपुर को के संदर्भ में और खासकर पूरे उत्तर पूर्व के संदर्भ में समय समय पे 3 कविताएं लिखी हैं। एक एकदम ताजा है अभी के जो घटनाक्रम है उस पे, और 2 पहले की कविताएं हैं। तीनों छोटी छोटी कविताएं हैं और सबसे पहली कविता है ये 2004 में लिखी गई थी। आप सबको याद होगा, मनोरमा नाम की एक महिला को किस तरह से वहां बलात्कार करके और फिर जंगल में फेंक दिया गया था, और उसके विरोध में, इस घटना के विरोध में मणिपुर की तमाम महिलाओं ने असम राइफल्स के कार्यालय के सामने, उनके हेडक्वार्टर के सामने एक नग्न प्रदर्शन किया था, जिसपे एक बड़ा सा बैनर लिए हुए थी वो महिलाएं, और उसपे लिखा हुआ था इंडियन आर्मी रेप अस। ये कविता उसी संदर्भ की है। मांस के झंडे। देखो हमें, हम मांस के थरथराते झंडे हैं। देखो हमें, हम मांस के थरथराते झंडे हैं। देखो बीच चौराहे बरहना है हमारी वही छातियां, जिनके बीच तिरंगा गाड़ देना चाहते थे तुम। देखो सरे राह उखड़ी हुई ये वही जांघें हैं, जिन पर संगीनों से अपनी मर्दानगी का राष्ट्रगीत लिखते आए हो तुम। हम निकल आए हैं यूं ही सड़क पर, जैसे बूटों से कुचली हुई तलचती धरती। बहुत बढ़िया। हम निकल आए हैं यूं ही सड़क पर, जैसे बूटों से कुचली हुई मणिपुर की शुद्ध तलचती धरती। अपने राष्ट्र से कहो घूरे हमें,
अपनी राजनीति से कहो हमारा बलात्कार करे, अपनी सभ्यता से कहो वाह 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 हमारा सिर कुचल कर जंगल में फेंक दे हमें। वाह। अपने राष्ट्र से कहो घूरे हमें, अपनी राजनीति से कहो हमारा बलात्कार करे, अपनी सभ्यता से कहो हमारा सिर कुचल कर जंगल में फेंक दे हमें। अपनी फौज से कहो हमारी छोटी उंगलियां काट कर स्टार की जगह टांक ले वर्दी पर। हम बहुत नंगे निकल आए हैं सड़क पर, हम नंगे निकल आए हैं सड़क पर, अपने सवालों की तरह नंगे। हम नंगे निकल आए हैं सड़क पर, जैसे कड़कती है बिजली आसमान में बिल्कुल नंगी। देखो अच्छा है। के झंडे हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत संवेदनशील। बहुत अच्छी कविता है, बहुत। एक दूसरी कविता है, ये इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल के समर्थन में लिखी गई थी। भूख का तराना। हमने जिस्म की मेहराबों पर भूख झंडे की तरह गाड़ दी और आजादी की ख्वाहिश को भूख कहने लगे। वाह। हमने जिस्म की मेहराबों पर भूख झंडे की तरह गाड़ दी और आजादी की ख्वाहिश को भूख कहने लगे। बहुत अच्छे, भूख हमारी मजबूरी नहीं थी, हमारा इरादा थी। बहुत भूख अच्छे। हमारी मजबूरी नहीं थी, हमारा इरादा थी। हमारे कदमों की जुम्बिश भूख थी, हमारी सांसों की बेखौफ आवाजाही। भूख हमारी दांतों में दबा उम्मीद का कौर थी। भूख माँ थी हमारी जिसने सफर के लिए न पोटली दी न तावीज, सा दिया जो आज भी हमारी पेशनी पर चांद सा चमकता है। भूख माँ थी हमारी। भूख माँ थी हमारी जिसने सफर के लिए न पोटली दी न तावीज, बस एक बोसा दिया जो आज भी हमारी पेशानी पर चांद सा चमकता है। हमने बादलों की टोपी पहनी, कोहरे के दस्ताने, पाँव में डाल हरी नीली काइयों के जूते। भूख के तस्मे कसे उस पर और निकल पड़े उस सफर पर जिसका ज्यादातर हिस्सा हमें कोहनियों पर तय करना था। बर्फ की सड़क पर खून के थक्कों से भूख लिखा था। रास्ते में संगीनों की चमक से पथराई आंखें लिए खड़े थे ख्वाब सारे। हमने उनकी आंखों की रोशनी अपने नाखूनों में समेट ली और उनके नीले होठों पर भूख लिख दिया। हमने रीढ़ की खपच्चियों पर लहराते सूरज को बांध लिया और भूख लिख दिया उसके माथे पर। हमने हिरासत में टूटे हुए पेड़ों के हाथों में कलम रख दी और कौमी तराने पर भूख लिख दिया। हमने रूह की मांग पर भूख खा ली, मगर पेट तक न जाने दिया उसे। अब भूख हमारे गले में थरथराता एक नगमा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे गले में थरथराता एक नगमा है जिसे आधी रात के अंधेरे में जलाकर महबूब को खत लिखते हैं दीवाने, और जिससे फौजी बूटों की हाल में खलल पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। बहुत। और आखिरी कविता जो अभी मणिपुर में जो पिछले 3 महीने से हिंसा चल रही है जिस तरह की, और जिसने सारे देश को, हमारी सरकार को छोड़ के बाकी सारे देश को हिला दिया, उस घटना के ऊपर एक कविता है, नग्न पद्य। नग्न पद्य। नग्न, सर्वस्व नग्न, सर्वांग नग्न, देह नंगी, आत्मा नग्न, व्यक्तित्व नग्न, चरित्र नग्न, आपाद मस्तक राष्ट्र की तरह नग्न। सर्वस्व नग्न,
नग्न सर्वांग नग्न। ये शोर किसी प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। जी पढ़िए पढ़िए। ये कविता जिसमें जब उन महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उनकी परेड की गई और बलात्कार हुआ, तो इसमें एक दूसरे तरह की नग्नता के बारे में है, जिसके आईने में ये सारा राष्ट्र नंगा हुआ। यहाँ का जो हुक्मरान थे वो नंगे हुए। ये उस बिंब पे ये कविता है, नग्न पद्य। नग्न सर्वस्व नग्न सर्वांग नग्न, देह नंगी आत्मा नग्न, व्यक्तित्व नग्न, चरित्र नग्न, आपाद मस्तक राष्ट्र की तरह नग्न, शिराओं में पीव की तरह बहते धर्म की तरह नग्न, फूटकारते हुए लिंग की तरह नग्न, टपकते हुए विष की तरह नग्न, हिंसा की तरह नग्न, प्रतिहिंसा की तरह नग्न, घृणा की तरह नग्न, द्वार कनेक्शन प्रॉब्लम है शायद। वर्दियों की डिस्कनेक्ट हो गया। जी नहीं। धन्यवाद अंशु जी। वी कैन कंटिन्यू। मिथिला। Yes, sir. I think अंशु जी का आवाज नेटवर्क गया है। हेलो। हाँ हाँ आ गया। वापस जुड़ गया। Yes. वापस जुड़। हाँ कंप्लीट कीजिए आपकी कविता। जी। हिंसा की तरह नग्न, प्रतिहिंसा की तरह नग्न, घृणा की तरह नग्न, द्वार द्वार पर छापे जा रहे रक्त की तरह नग्न, नग्नता के उल्लास की तरह, नग्नता के जय घोष की तरह, AK-47 की तरह नग्न, वर्दियों की तरह बरहना शौर्य चक्रों की तरह नग्न, अतीव नग्न, अद्भुत नग्न, अपूर्व नग्न, कांचन नग्नता, मंत्री के स्वर्ण दंतों की चमक सा नग्न, नगर सेठ की वृद्ध वासना सा नग्न, महामात्य की जिह्वा से टपकते वीर्य की तरह नग्न, मनुष्य के रेवड़ों की तरह नग्न, निर्वैयक्तिक, निचाट, निर्वसन, लपलपाती तलवार सा नग्न, दांत से टपकते मंत्रों की तरह नग्न, जलती हुई झोपड़ियों के अग्निहोत्र सा नग्न, समिधा सा नग्न, लोलुप यजमान सा नग्न, हिंसक याज्ञिक की तरह नग्न, यज्ञ सा नग्न, स्वाहा सा नग्न, संस्कृति सा नग्न, सभ्यता सा नग्न, नग्नता का गौरव धारण करता सत्ता सा नग्न, अपरिमित नग्न, अपार नग्न, अपरंपार नग्न, लोकतंत्र के मुंह पर गाली सा नग्न, खून के थक्कों पर बने बूट के निशान की तरह बेशर्म और नग्न। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत सेंसिटिव और बहुत असरकारक। बहुत अच्छी। जी मिथिला। और Yes. यस, Yes, sir. एक मिथिला से अनुरोध करते हैं कि आज के जो स्पीकर्स हैं उसका तारुफ, उसका इंट्रोडक्शन कराएं। Yes, sir. Dr. Lamboi Hauke. He is the founder and
Director, Center for Indigenous Studies, Manipur, and convener of Kuki Christian Leaders Fellowship for Relief and Rehabilitation, based in Manipur. He is also author of Can God Save My Village and co-editor of Voices from the Margins, both published by Langham UK. डॉक्टर लंबोई जी का हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं. वेलकम डॉक्टर लंबोई. Is it my time to speak? Yes, sir. Yeah. Oh, okay. Yeah. Thank you. Dr. Lamboy, are you comfortable speaking in Hindi? No. Unfortunately, no. No, then speak in English. I will translate it in Hindi for our guests. Yeah. Yes. Very briefly, I'll translate, but do speak in whatever language you are comfortable. Thank you, Dr. Lamboy. We are very, very glad that you could join today. And in spite of internet difficulties, you have made it a point to join. You have been making people aware about the situation in Manipur, and you are working. You also run a relief camp and taking care of so many people who have suffered in Manipur. So from you, we will have ground situation, ground report. We will be able to take. So please go ahead, Dr. Lamboy. Yes, thank you. Firstly, I want to thank all of you, the organizers and the speakers, and all of you for having me. So that's the first thing I want to express my grateful heart for having me this evening. It is so difficult. Life is so difficult for us, even to be able to speak online like this. I had to go through several things. I had to come somewhere, and it's been 3 months, full 3 months that internet has been shut down, and even today it is shut down for the public. And so, but anyway, I'm happy that I have this connection somewhere, and I had to come this place and speak to you. So I'm grateful. The second thing. Third thing, what I want to do tonight is I will give you an idea about the ground reality by sharing some experiences, and then after that I will raise some questions that I have for myself and my fellow Indians, and then after that maybe some ideas that I have in mind for us to think together. You want to interpret that one, first, sir? No, I'll interpret at the end. Or at the end, okay. That's fine. Okay. Now, the ground reality. I will report the ground reality by sharing some experiences I myself have witnessed. Recently, a relative of mine, distant relative of mine, and his village was attacked by militants from the valley, and that my relative was shot dead on the spot, and his mother fled into forest, and while fleeing in the forest, a snake bit her on her leg, and she couldn't move, and then she was fetched from there, and she was brought to Churachandpur, where I am, after one night. So she was brought to hospital to Churachandpur the next day, and I was able to visit her. There is one incident that tells you the plight
of the people. When they brought her, they cannot go through the roads. They have to carry her in the jungle through the hills, and it took them a whole night to come to the place. That is all about the difficulty in the communication, the difficulty in crossing using the road, which is about maybe hardly 30 kilometers from there to here. And so that tells you about one reality of communication problem, the plight of the people and the risk of the people in the villages without security. That's one. And the other experience of mine is this, that I had to order medicines for hospital. I ordered 2 times from Calcutta, and from Calcutta they send to Aizawl, because they cannot send via Imphal, because nothing can come through valley. For example, about 2 days ago, medicine was sent for one tribal area, More. The news was reported saying that the medicine was thrown away on the way, which means from Imphal, relief materials, medicines cannot come to us. In that case, we have to send to Aizawl. From Aizawl to Churachandpur, it takes about 12 hours drive. Now the road is bad. Sometimes it takes 16 hours drive, and that tells you about the difficulty in getting supply. Also, that tells you about the absence of support from the government in the way that we need. Question is, why should all the civilians like myself have to buy medicine for a government hospital? So this is about the experiences of not receiving sufficient medical care from the authority. So that gives you that reality. Now the suffering of the people is, there was one woman, husband was killed, and then half of the body was burned, half was not burned. So the wife of that man and the children, she was not able to bear that problem. So she decided to come to Churachandpur, where I am, hoping that if she is around, or if she sees the dummy coffins that people make here to comfort themselves, to mourn their loved one, the dummy coffins. The widow feels that if she comes and see that coffin, she would somehow console herself. But when she came, saw the coffin, she was not able to console herself. And so was grieving, so much of traumatized. And that tells you the pain that people go through, the pain people go through. Recently, we had a rally, the student body had conducted a rally, and there I saw that the total, the feeling of helplessness. People have no hope in the structure immediately, that people have no where to go, because there seems to be no solution coming to their problem until this time, in spite of this 100 days of the violence. Still now, there has not been any solution. So there is a feeling of total loss, total helplessness, hopelessness. That kind of feeling is in the heart of the people. And that's one. This feeling of helplessness is not only in terms of
protection, but also in terms of security, social security, uh, idea of dignity as a person, um, idea of being Indian. Are you Indian? If you are Indian, why are you being treated this way? Are you a half Indian? Or those are in the minds of people. So there's so much of feeling of anxiety, of your dignity as a person, and your identity as Indian, and your future as a community. So these are basic things that going on in the minds of the people, and there's a total uh, feeling of absolute anxiety and vulnerability and confusion. So the people are feeling just now. Because the fact that it is now going on more than 100 days, it is so difficult. The other area of struggle is sustainability. How long can we sustain this? In all aspects, in aspect of relief materials, healthcare, psychological, mental, spiritual, politics, in all aspects, people have been pushed to the extreme end of their existence. So here is a feeling of um, extreme vulnerability that people are feeling. So in this situation, I want to share a few things that I want all of us to think about. Um, what happened to our constitution? The constitution that sustains us up to this time, the constitution that we all support, the constitution that we dedicate, but is the constitution supporting us? Is the constitution protecting us? Do you have more than one constitution? One for one group, another for another group? What is democracy we are talking about? Is democracy the majority rule? Or is democracy is about a person's life? And what is religion? What is the use of religion when people are treated in at this up to this level of of um, uh, demonization and rejection and neglect? Um, we we have big traditions like Hinduism, Islam, and Christianity, and many religions. Where are they working? I think there's a need to revisit our traditions, our faith traditions. Otherwise, many young people will leave religion. If many Indian young people leave religion because of the politics, what would be our future as Indian? Do we have a future without religion? So how do you rescue our religion, our faith, our Indian culture? I think Manipur situation is not limited to Manipur. Manipur situation is about our Indian, um, the future of our India. How do we want to design our future?
I think these are some of the things that I want to put forward to reflect for all of us, because I think it is the duty of every one of us to make India as a place for everybody, and India as a place for everybody to live as human being, everybody to have a freedom to grow, freedom to contribute, and freedom to, you know, preserve their culture and identity. One basic problem I see in India today is the we seem to fail to accept and respect and protect the place of the minority, especially indigenous people. Indigenous people have become part of the capital, the part of or the site of politics, neglecting the valuable traditions, the wisdom that the people have for all of us. So the neglect of indigenous people, the neglect of tribal people, the neglect of the minority people is a concern for the well-being of India. Because once the minority people, the indigenous people stop contributing to the well-being of India, India suffer. The beauty of India is a multicultural, multi-religious, multi-ideologies that makes India beautiful and enriching. So I think the basic problem we have, for which we suffer, is the neglect of the role and the place of the minority, particularly the tribal people. The tribal people, and unfortunately, have been part of the receiving end of the communal politics. And we are not able to contribute to the well-being of India. We are not able to help develop India. I guess what we need is a space in India, a space for India. Finally, I want to share the need for humanitarian support. In relief camps, just now we have more than 100 pregnant women, mothers. I feel pain when the mothers, the poor, uneducated mothers suddenly realize, or not even realize, that the baby inside the womb is already dead. They didn't know. They are simple people. I know 2 cases, maybe more than 2. The baby died in the mother's womb. The mother didn't know that. No, what kind of situation is that? In one case, we don't have many doctors also. And so the mother, the doctors found out that the baby died. The next day they want to, this normal delivery, they tried, but they couldn't. The third day, they had to operate on her. This is a basic human rights issue. No one should die. It's a duty of people to take care of people when they lose everything. Why is that is happening? I don't know. I don't have words to explain the condition. So the need is a humanitarian support, general medical care.
Thankfully, I was able to organize with a Dr. couple from Kodaikanal just yesterday. A couple, they are coming to help us. I'm so happy. They're coming next week. I'll give my ultrasound machine free, and we'll give them free treatment to pregnant women in the relief camps. Healthcare, food. Now, 3 months already gone. From May, people cannot do any work, any kind of work, because attack is going on. We cannot do any work. We cannot do any school. No education. Children are without education. People cannot do work because there's not safety. We have no food. Some people have stored some rice, but they're all finished because they have to share with their relatives. So the whole community will need food for the whole year. Since they cannot do any field work this year, they don't have food for next year. So we need food for 2 years. Due to inability to do education, we're going to have a generation gap. We are going to lose one generation now. These people cannot do education, no proper education. This will have impact on our society in the future. So if you look at these issues, medical support is one, food and clothing is another one, and education another one. We have to think very importantly about the education of the people. So this is where we need to educate our people. We have to have some form of education. So that is there. What I want to plead with all of you is, wherever you are, please pray for us. Whichever religion you follow, even if you have religion, if you don't have religions, no problem. Just think about us. As you do, please continue to think about us. And if you have any way of helping, supporting us, even though by word of encouragement, please do. We need that. When we feel that we are alone in terms of help, political help, your small voice of encouragement will be a big thing for us. So just pray for us. When you pray for us, don't pray for the cookies only. Pray for the Métis also. Métis and cookies both are victims of the politics that is coming from outside. In many ways, we both are victims. We have to know this, and we have to come back to embrace one another. Peace have to come from grassroots. I'm not expecting peace from others. I begin to lose hope that peace will come from somewhere else. I think peace have to come from grassroots. To bring peace from grassroots, people need to be educated. People need to be told that both the communities are victims. No one is going to gain anything out of this. We're simply victims of politics of others. I don't deny inside internal issues. Internal issues, some issues are there for long, but it never bring this kind of violence. Why this violence this now?
because the external, politics from outside Manipur. So just pray for the Métis and the Kukis together. Pray for the whole Northeast tribal people. And we are ready and willing and committed to be part of India, building of India, but we need space. We need to be accepted. We need to be treated equally with others. That's what I want to share, and I will stop here. And if you have any question or clarification or a word of encouragement, I'll be grateful. Thank you so much. Thank you again for the time. I'll Thank stop here you. for now. Yeah. Thank you so much, Dr. Lamboi, for that voice of sanity, voice for peace, voice of reason, voice for reasonability, voice for idea of India, for paying space within India, equal space for dignity. I'll translate now. Thanks a lot. We needed that ground reality, the feelings, so many questions that you have raised. I'll translate. मैं अभी डॉक्टर रंबोई हाउकिप ने जो कहा वो उसका मैं अनुवाद करूंगा। वो दिल दहला देने वाली बातें रखी, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत माकूल तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहले तो हमारा शुक्रिया अदा किया। कहा 3 महीने से इंटरनेट नहीं है। वो आज के महफिल में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए उनको कहीं दूर जाना पड़ा है जहां इंटरनेट हो और जहां वो अपने फोन से जुड़ रहे हैं। उन्होंने जमीन की जो हकीकत बताई, मैंने सोचा था कि मैं संक्षिप्त में अनुवाद करूंगा, लेकिन मुझे लगता है उनके एक एक शब्द का अनुवाद करना चाहिए, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग भी गया, तो भी मैं उसका अनुवाद करूंगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं उनको समझना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और ज़मीन पर क्या हो रहा है। उन्होंने 2 उदाहरण दिए सबसे पहले अपनी शुरुआत में, कि उनका एक रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, सिचुएशन क्या है उसके लिए उन्होंने एक कॉन्क्रीट उदाहरण दिए। दूर का रिश्तेदार मारा गया और उनका पूरा गांव जलाया था और मारे गए। उनकी मदर फॉरेस्ट में भाग गई, फॉरेस्ट में भागना पड़ा। वहां उनको सांप ने काटा जंगल में, तो सांप काटने से चूरचांदपुर की हॉस्पिटल में लाना पड़ा अगले दिन। और जो वैसे 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उनको, क्योंकि वो डायरेक्ट रोड से नहीं जा सकते, वहाँ चेक पॉइंट्स वगैरह है, इसलिए डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको जंगलों से घूम कर जाना पड़ा। 4 दिन लगे वहाँ पहुँचने में और वो मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट लेने में। ये एक हकीकत है जो ये एक सिर्फ उदाहरण है, लेकिन ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। मेडिसिन, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ इम्फाल से नहीं आ सकती क्योंकि मैती कुकी के बीच झगड़े हैं, तो दवाइयाँ आने नहीं दिया जाता है। कोलकाता से एजवाल से चूरचांदपुर ऐसा घूम के आता है और 2 दिन लगते हैं। एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने जब दवाई मंगाई, वो हॉस्पिटल भी चलाते हैं उनके लिए जो अफेक्ट हुए हैं, विक्टिम्स हैं, उनके लिए हॉस्पिटल भी चलाते हैं। एक बार दवाई मंगाई तो उनकी दवाई रास्ते में फेंक दी गई
और वहां हॉस्पिटल में आने नहीं दिया गया। दूसरा एक एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमको सरकारी हॉस्पिटल में दवाई के लिए हमको क्यों दवाई लाना पड़ रही है, सरकार क्यों नहीं दवाइयाँ का इंतजाम कर रही है। उन्होंने एक दूसरा एक एग्जाम्पल दिया जिसमें उसके उनके शौहर मारे गए थे जिनकी बॉडी आधी जल गई थी और वो मर गए थे। अब वहां ऐसा उन्होंने एक सिस्टम किया है क्योंकि बॉडीज मिल नहीं रही है, तो वो क्या करते हैं कि एक ताबूत बनाते हैं, एक जो खाली ताबूत बनाते हैं एक, और ताकि इंसान अपने आप को हल्का हो सके। उस ताबूत में जैसे बॉडी रखी है उस तरीके से वो फिर ग्रीव करते हैं, रोते हैं और उस ताबूत को, जो खाली ताबूत है, उसको दफनाते हैं, कॉफिन को दफनाते हैं। इस महिला को उसके हस्बैंड की आधी जली हुई बॉडी मिली नहीं, वो इस ताबूत पर, खाली ताबूत पर अपना गुस्सा, अपना गम का इजहार करने आई और उसको वो शांति नहीं मिल पाई उससे, वो शांत नहीं हो पाई उससे, क्योंकि ये बहुत एक अलग सिचुएशन है। वो एक असहायता की फीलिंग महसूस कर रहे हैं, असहायता महसूस कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई 100 दिन से ज्यादा हो गए हम रिलीफ कैंप्स में पड़े हैं, दवाइयाँ नहीं है, खाना नहीं है, कल का खाना कहाँ से आएगा ये पता नहीं। तो एक बहुत असहायता महसूस कर रहे हैं, न सरकार पूछ रही है, न कोई दूसरे लोग पूछ रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, डिग्निटी नहीं है, वो मानवीय गरिमा का एहसास नहीं है, हम इंसान हैं इसका एहसास नहीं है, हम क्या पूरे हिंदुस्तानी है, भारतीय है या आधे भारतीय है, ऐसे सवाल वो पूछ रहे हैं हम सब लोगों से, कि लोगों में बहुत सारी उलझन है और बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चिंताएं हैं इन सब चीजों को लेकर कि हम कितनी देर तक इस तरीके से रह पाएंगे, हम क्या इंसान हैं, हम क्या भारत के लोग हैं। साइकोलॉजिकली, मानसिकता से, रूहानी तरीके से, रिलीफ मटेरियल्स के तौर पर वो अपने आप को एक्सट्रीम, अति वल्नरेबल महसूस करते हैं। वो उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या भारत में संविधान है, क्या भारत का संविधान मणिपुर में लागू है, क्या भारत में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संविधान है। रिलीजन का क्या मतलब है, मजहब का, धर्म का क्या मतलब है, क्या धर्म ऐसी हिंसा सिखाता है हमें, क्या अब की पीढ़ी धर्म से को निग्लेक्ट करने लगेगी, क्या हमें धर्म को पुनः वापस उसका पुनरावलोकन करने की जरूरत है, धर्म का मकसद क्या है, क्या हम धर्म पर निर्भर रह सकते हैं, क्या भारत का भविष्य है, अगर ऐसा भारत है तो क्या भारत का भविष्य है, क्या इंडिया में सबके लिए जगह है। ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने अपनी फीलिंग महसूस का इजहार किया, अपनी संवेदनाओं का इजहार किया कि हम निग्लेक्टेड लोग हैं, हम भारत की प्राथमिकताएं नहीं हैं, जो माइनॉरिटीज है, खास करके जो आदिवासी माइनॉरिटीज है, वो भारत की प्राथमिकताएं नहीं है, हमको निग्लेक्ट किया जा रहा है। भारत की कल्पना क्या है,
हमें भारत में स्पेस चाहिए, अवकाश चाहिए, हमें भारत में रहना है, हमें भारत में आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए वो जगह चाहिए। आखिर में उन्होंने मानवीय मदद के लिए एक अपील की, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए उन्होंने अपील की। उसमें वो बताते हुए उन्होंने कहा कि रिलीफ कैंप्स में 100 से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। 2 महिलाओं का केस उन्होंने बताया जिनके कोख में मृत बच्चे थे और उनको पता ही नहीं था कि वो मृत बच्चे हैं उनकी कोख में। उसको नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई, ऑपरेट करके वो मृत बच्चे को निकालना पड़ा। 3 महीने से किसी को कोई काम नहीं है, खेती में नहीं जा सकते, नौकरी पर नहीं जा सकते, घर में बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं, खाना नहीं आता है, नहीं आता है। अब खेती नहीं करेंगे तो अगले साल भी भूखमरी होगी। उनको आपकी प्रार्थनाएं चाहिए, उनको ये चाहिए कि आप उनको, मणिपुर के लोगों को अपने स्मरण में रखें, उनके साथ अपना प्रेम और अपनी एकता जाहिर करें और करते रहें, उनको एनकरेजमेंट करते रहें, मणिपुर में पीस की कामना करते रहें, अमन और शांति की कामना करते रहें। और ये अमन की कामना कुकी और मैती जो भी इसके विक्टिम्स है उन सभी के लिए करें। उनको ये लगता है कि मैतीज भी उसी तरह विक्टिम्स है जैसे कुकीज है। हमें जो शांति की आवाज है वो वहाँ तृणमूल से निकलेगी, ग्रास रूट से उभर कर आएगी, ऐसा उनको लगता है। हिंसा बाहर से आई है, हम एक साथ रहना जानते हैं, छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे लेकिन हम उनको सुलझा लेते थे। हिंसा बाहर से आई है और राजनीति से आई है, राजनीति की वजह से आई है। हमको अब ग्रास रूट से, जमीन से शांति सीखना पड़ेगी, शांति का मार्ग निकालना होगा। और ये अपील हम सब लोगों से की है कि अगर डॉक्टर की, मेडिसिन की कैसे भी मदद हो सके तो करें। थैंक यू वेरी मच Dr. Lamboy Haokip. It was very, very, I mean, really stirring presentation, but you dipped it in peace, in reasonability, such reasonable and calm presentation giving to us ground reality without exaggerating anything. I think the ground reality is worse than what you have presented. Without any exaggeration and really facts. Thanks a lot for being with us. And now I ask Mithila to introduce Dr. John Dayal and then invite John Dayal to address us. Yes, sir. Yeah. Thank you, Dr. Lamboy, for showing us ground reality, and thank you, Dr. Edson India, for transmitting this in Hindi. अभी जॉन दयाल जी उनका इंट्रोडक्शन मैं कर रही हूँ। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 1970 के दशक से उन्होंने अपनी सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य शुरू किया है। इस भूमिका में उन्होंने जनजातीय लोगों के विस्थापन, परमाणु हथियारों का विरोध, जबरन गायब करना और दंड मुक्ति जैसे मुद्दों पर काम किया है। 40 से अधिक वर्षों के दौरान उन्होंने ईसाइयों के अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ मानवाधिकारों के दुरुपयोग के कई मामलों की जांच की है। दयाल को कई तथ्यान्वेषी समितियों और न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2007 में वह 5 सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम में से एक थे जो ईसाइयों के खिलाफ हाल की हिंसा की जांच करने के लिए उड़ीसा के कंधमाल जिले के
फुलबनी इलाके में गई थी। उनके विवरण के अनुसार उन्हें पुलिस द्वारा जबरन निष्कासित कर दिया गया था। सितंबर 2008 में दयाल ने प्रोफेसर एम गुप्तारा की स्मृति में मानव अधिकार पारितोषिक जीता। 2010 में दयाल को फिर से राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया। मार्च 2012 तक दयाल 1999 में स्थापित अखिल भारतीय ईसाई परिषद के महासचिव थे। मिस्टर दयाल उन्होंने मणिपुर की फैक्ट फाइंडिंग भी की है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस्टर जॉन दयाल जी। दयाल साहब बोले उसके पहले आई वुड लाइक टू से 2 words. He is a very senior journalist, dedicated his career for peace, part of Karwan-e-Mohabbat, along with Harsh Mandar ji. He has visited Kandhamal. He visited wherever there are conflicts. He visits and reports and works for peace. So, John Dayal Sahab, I would like to invite everybody. सबसे ये आमंत्रित करूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो डॉक्टर लंबोई से, डॉक्टर लंबोई हाउकिप से या जॉन दयाल से, तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखेगा, हिंदी में लिखेगा या इंग्लिश में लिखेगा, और किसको पूछना चाहते हैं वो लिखेगा। और जॉन दयाल साहब का प्रेजेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद हम उनसे ये सवाल उनसे करेंगे। जॉन दयाल साहब। धन्यवाद। मैं बहुत कठोर हिंदी में तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं साधारण उर्दू से और थोड़े अंग्रेजी शब्दों से लैस हिंदी में अगर बोलूं तो उम्मीद है आप मेरे को इजाजत देंगे। जी 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 जी, क्योंकि हिंदी में अपना परिचय सुन के मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया। जी जी, आपने ठीक कहा, मैं पत्रकार हूँ और 14 साल से पत्रकार हूँ, और अफसोसन जिसको कहते हैं हिंदुस्तान की और विश्व की अंडरबेली देखने का मेरे को दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। लड़ाइयाँ होती है, पत्रकार की हैसियत से जाते हैं, मगर इंसान है, कई बारी जो देखते हैं वो हमको भी झिझोड़ देता है, और उसके बाद तटस्थ पत्रकार रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है जो आदमी अपने आप को तटस्थ पत्रकार कहता है वो पत्थर का बना हुआ होगा, पत्थर की मूर्ति होगा, इंसान नहीं हो सकता। इंसान को और खासकर पत्रकार को साइड लेनी जरूरी है, साइड लेनी आवश्यक है, साइड लेनी नहीं पड़ती है। कुछ लोग गोदी में बैठ जाते हैं, कुछ लोग खड़े होकर सामने से बोलते हैं। मैं इतनी लंबी उम्र और इतने लंबे पत्रकारिता में, जैसे मैंने कहा, बहुत चीजें देखी है। एक इंसान दूसरे इंसान पे कैसा जुल्म करता है। 1984 में हिंदुओं ने सिख को मारा। अब ये कहना कि कांग्रेस ने मारा ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है और मारने वाला हाथ किसी इंसान का था। पार्टियां मरवा सकती हैं, खुद नहीं मारती हैं, खुद वो दिल्ली में ही रहती हैं, खुद वो पीएमओ में ही रहती हैं, खुद वो होम मिनिस्टरों के घरों में रहती है। ये जरूरी है। 84 में भी यही था, आज भी यही है। 2002 में गुजरात में भी यही था, 2008 में कंधमाल में भी यही था, 2023 में मणिपुर में भी यही है। और ये आप एक अपवाद मान सकते हैं कि मैं सब जगह था, पत्रकार के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, सोशल स्कॉलर के रूप में आप कह सकते हैं। तो उस तजुर्बे से और जो मैंने देखा, और मणिपुर में भी मैंने लंबई से कम भी देखा, लंबई से ज्यादा भी देखा। और सबसे पहले मैं लंबई साहब को कहना मांगता हूं
कि अगर आप हिंदुस्तान में आपके लिए जगह नहीं है तो उस हिंदुस्तान में मैं रहना नहीं मांगूंगा। मैं इंग्लिस्तान में जाना मांगता, रह के आ गया। अमेरिका में जाना मांगता, कई बार होके आ गया। शायद मैं कहीं किसी अफ्रीका के गांव में बसना मांगूंगा अगर हिंदुस्तान में आपके लिए जगह नहीं है। ये मेरा आपको वचन भी है और आपको मेरा नमस्कार भी है। If there's no place in India for you, Pastor Lamboy, I would not like to live in that India. I don't want to go to the West or migrate. I would like to settle in some unknown village in Africa or Latin America, perhaps there to lose my identity. Because that is what the exercise seems to be today. मैं बता रहा था कि लंबे सबसे मैंने ज्यादा देखा है, क्योंकि मैं इम्फाल भी गया, चूड़ाचांदपुर भी गया, इम्फाल के रेफ्यूजी कैंप्स भी देखे, चूड़ाचांदपुर के रेफ्यूजी कैंप भी देखे, इम्फाल की माताओं से मिला, चूड़ाचांदपुर की माताओं से मिला, इम्फाल के पॉलिटिशियन से मिला, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों से मिला, बड़े बड़े ओहदा वालों से मिला, नए जवान लोगों से मिला, पुलिस वालों से मिला, हथियारबंद लोगों से मिला, घायलों से भी मिला। चूड़ाचांदपुर में किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिल पाया, है नहीं वहां पर। चूड़ाचांदपुर में कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाया, क्योंकि आज तक कोई कुकी मुख्यमंत्री नहीं बना है इस प्रांत का। घायलों से बहुतों से मिला, और कहानी घायलों की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि घायल चाहे कंधमाल में हो, चाहे कुकी चूड़ाचांदपुर का हो, चाहे मैती जो रेफ्यूजी कैंप किसी कॉलेज में इम्फाल में उसका हो, घायल को किसी ने घायल किया है, घायल का खून बहा है, घायल करा रहा है। घायल किस हालत में है उस पर चर्चा हो सकती है, कि उससे पता लग सकता है कि लोग कितने चिंतित है, कितने सेंसिटाइज्ड है, सरकार की उनको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये चीजें घायल किस हालात में है उससे पता लगती है, घायल की कहानी से नहीं पता लगती। और ऑपोजिशन भी ठीक है, राजस्थान में भी रेप होता है, बंगाल में भी रेप होता है, दिल्ली में तो होते बहुत है, लखनऊ में भी रेप होता है, गोरखपुर में भी रेप होते हैं। किस हालात में महिलाएं पाई गई, किस हालात में उनकी तौहीन की गई, किस हालात में पुलिस ने इनको बचाया या उन पे और नमक चढ़ा। मैं मणिपुर की महिलाओं से कायल हूं। मैं रिपोर्टर की हैसियत से मैंने सब कुछ देखा है जो बता रहे थे। उन महिलाओं ने भी जो फौज के सामने अपने आप को नंगा किया और फौज को मजबूर किया कि इम्फाल के किले से वो छोड़े। अब कैसे मैं अपने आप को समझाऊं कि वही महिलाएं जिन्होंने फौज को शर्मिंदा कर दिया था अपने आप को नंगा करने में, आज की तारीख में अपनी बेटों से, अपने भतीजों से कह रही है कि आप कुकियों महिलाओं का बलात्कार कीजिए। वहां पर दिल कुछ बेचैन हो जाता है। लंबे समय घटनाक्रम बताने के बाद, उनकी मार्मिक कहानी सुनने के बाद उस बातों में जाना ही नहीं मांगता। मेरा ख्याल है 1 घंटे में काफी सुन लिया हमने। अब क्या होगा आगे, क्या मदद कर सकते हैं? वहां पर एक ह्यूमन ट्रेजेडी का बम फटने वाला है, उसको कैसे हम कर सकते हैं? बीमारी का, बच्चों का मैलन्यूट्रिशन का। आज की तारीख में अगर 1 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा मैलन्यूट्रिशन का घायल होता है, उसका विक्टिम बनता है, तो बड़ा होकर उसके दिमाग में असर आएगा, वो कभी नॉर्मल नहीं बन पाएगा, उसका मानसिक विकास कभी हो नहीं पाएगा, शारीरिक विकास भी शायद ना हो पाए। उसकी रीढ़ की हड्डी कहाँ जाएगी, उसका गुर्दा का पूरा कहाँ जाएंगे, उसकी आंखों का क्या होगा, सोचने की बात है। वहां तक क्यों नहीं जा रहा है खाना? मैं बताता हूं क्यों नहीं जा रहा। मैं कहानी कई बार टीवी पे बता चुका हूं, वेबिनार्स पे बता चुका हूं। कितनी दूरी है इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में? 100 किलोमीटर।
और कितनी दूरी आ गई है दिल में और राजनीति में, और सरकार की आंख में जो सूअर का बाल है वो कितना मोटा बन गया है। ये है, इस रास्ते के बीच में 2 किलोमीटर के बीच में आपको 7 चेक पॉइंट मिलते हैं। 7। पहला चेक पॉइंट मिलता है अगर आप इम्फाल से जा रहे हैं, मैती महिलाओं का, मैती माताओं का, बड़ी पावरफुल है राजनीति में, सरकार को हिला सकती है, ये फौज को हिला दिया था इन्होंने। इनका पहला बैरियर है, ये आपसे ऐसे पूछती है जैसे पासपोर्ट इंचार्ज है पाकिस्तान बॉर्डर पर, इनके पास हथियार नहीं है। हथियार साथ में जो बच्चे खड़े हैं उनके हाथ में है। आप इनसे आगे जाएंगे, मणिपुर राइफल, जिसके ऊपर आज एक लांछन है कि उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर कुछ जवान लोगों को अपने हथियार दे दिए, हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में राउंड गोलियां दे दी। उसको आप पार करते हैं, फिर आता है आपके पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो भी हथियारबंद है। कल बेंगलोर में थे, इलेक्शन करवा रहे थे, आज बेचारे यहाँ पर आ गए हैं, राजस्थान के हैं, लंबे चौड़े हैं, इस जंगलात में क्या कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है उनको ये भी कुछ पता नहीं है। उनके आगे चलते हैं, आपको मिलता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि फौज है, सिविलियन फौज कह सकते हैं, मगर फौज है पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, जिसको सिविलियन एक जामा पहनाया गया है इंटरनेशनल रेगुलेशंस के लिए। हथियार उनके पास वही है जो भारतीय सेना के पास होते हैं, ट्रेनिंग वही है जो भारतीय सेना के पास होती है। उनको भी कहा है अगर ये दुश्मन है गोली मार दो, सोचो नहीं। उसके आगे चलते हैं, आता है असम राइफल, वो भी बीएसएफ की तरह एक फौज है जो सिविलियन जामे में है। मैती कहते हैं ये जो असम राइफल है ये प्रो कुकी हो गई है, शायद प्रो कुकी इस वजह से कहते हैं कि उन्होंने अपने हथियार इन जवान लोगों को नहीं दे दिए थे। असम राइफल को आप पकड़ते हैं तो फिर आपके पास भारतीय सेना का टुकड़ी आती है, वो भारतीय सेना जिसके पास इजराइल के, अमेरिका के टोटल हथियार है, शार्प शूटिंग हथियार है, पहाड़ों के ऊपर दागने के लिए मशीन गन है, मोर्टार शेल्स है, छोटी तोपें हैं, पूरा जामा पहने हुए हैं, बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट है, रात को देखने वाली दूरबीनें हैं। ये जो पाकिस्तान, चीन, बर्मा, बांग्लादेश, इसके बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारी फौज लेस है वो 7 छठा का बॉर्डर है। 7वां बॉर्डर कुकी औरतों का और कुकी लड़कों का पास है। औरतें लकड़ी के रोड ब्लॉक्स, मट्टी का रोड ब्लॉक है, लड़कों के पास तोपे हैं। इन 7 के बीच में जाना, उस दूरी में आप पाकिस्तान 5 बारी होके आ सकते हैं। ये जो दूरी आ गई है, और एक तरीके से खुशी है कि ये दूरी आ गई है, क्योंकि ये 2 कौमें एक दूसरे से इतनी जूझ रही है, एक जंग की रक्षा करने के लिए और एक दूसरे को तबाह करने के लिए। उसके बीच में ये दूरियां 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन आ गया है। भारत सरकार इस बैलेंस में, तराजू में डंडी मार रही है। नीयत खोटी है भारत सरकार की और भारतीय और प्रांतीय सरकार की, और ये खोटापन पार्लियामेंट की डिबेट में बड़ा साफ आ गया था। 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री 3 मिनट भी मणिपुर पे नहीं बोले और हंस रहे थे, एक अजीब सी हंसी। गृह मंत्री ने एक बार धमकी नहीं की, दावे की नहीं की। इसका अर्थ साफ है कि सरकार इसको जब तक चलाना चाहती है जब तक एक लोग शायद टोटली न टूट जाए। और यहां से मैं एक फिर और बात करवाता हूं कि मैंने कुछ जो साजिश लगती है, मैं सब जो सच बोल रहे हैं पूर्ण सत्य कोई नहीं बोल रहे हैं, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये नहीं हो रहा है क्योंकि जमीन के अंदर प्लेटिनम है, प्लेटिनम अदानी को बेचना है, इस वास्ते कुपियों को मारा जा रहा है। प्लेटिनम है भी तो उसको निकालने में
इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि गुजराती भाई अदानी नहीं निकालेंगे। वहां पे तेल होगा जरूर, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तेल ना हो, मगर उसको निकालने में शायद तो जमीन के अंदर की चीजों को बेचने के लिए लड़ाई हो रही है। इस बात को मैं पूरी तरह मानने को तैयार नहीं हूँ। लड़ाई करवा रहे हैं राजनीतिक तौर के ऊपर, और वहां पर ये बात साफ है कि कुकी-ज़ो जनजाति को इंटरनेशनल टेररिस्ट, नॉन इंडियन क्रिमिनल, जो भी जामा पहना सकते हैं पहनाने की कोशिश की रही है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों को पाकिस्तानी कह के उसको रात को पकड़ लो, दिन को पकड़ लो, 4 साल जेल में रखो, सब जायज हो जाता है। यहाँ पर कुकी को उसकी इंसानियत को नहीं बता रहे हैं, उसकी नाम को नहीं बता रहे हैं। वो हिंदुस्तानी है नहीं कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं चिन कुकी-ज़ो नार्को टेररिस्ट। आपने पूरी जनजाति को एक क्रिमिनल वर्ड में जोड़ दिया है, और वो क्रिमिनल वर्ड वो पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं, मणिपुर राइफल बोलती है, आजकल के वहां पे जवाहरलाल के बोलते हैं, वहां के प्रोफेसर बोलते हैं, मैंने बताया वहां की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं। एक पूरा समाज एक साइंस का बन गया लगता है, या शायद बराबर की सोच रहा है कि इनको किस तरीके से हटाया जाए। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब कह के सिर्फ हटाया जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कह के तो आप नागा इलाके में भी जमीन खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, मगर सिर्फ कुकी समाज को नार्को टेररिस्ट कह के उसी समाज को उनके घर से निकालने की पूरी तरकीब है, जैसे ढूंढ से मुसलमान को निकालने की या और जगह से उसको तंग करने की। तो उस साजिश के अंदर राजनीतिक तौर से मैं इसको देखना मांगता हूँ, और क्योंकि ये साफ भी है और कोई वजह नहीं हमको दिखती कि क्यों नहीं वहां पर फौज को कहा गया कि आप सेपरेट तो कीजिए, मगर हथियार सबों के वापिस लीजिए आप। क्योंकि जिसने हमको 24 घंटे में जो हजारों की तादाद में हथियार आपने चुराए हैं सरकारी आर्मरी से, वापिस कीजिए, नहीं तो हम घर घर जाकर तलाशी लेंगे। क्या वजह है कि वहां पे आज भी घुसपैठियों की तरीके से पकड़ा तक नहीं हुई। वहां पे जिनका काम है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आक्रोश बढ़ता जाए, कि दूरियां बढ़ती जाए, कोई सोल्यूशन ना हो, कोई बात ना हो। आज की तारीख में अगर कोई कहता है कि मैं बात करा दूंगा, तो लोग कहेंगे कैसे करा देगा, वो वहां बैठा है, वो वहां बैठा है। एक है ऐसा फोर्स जिसको रोकना मुश्किल है, और एक ऐसी चट्टान है जिसको हिलाना मुश्किल है। इन दोनों को कैसे इकट्ठा लाएंगे? ये हालत आपने कर दी है, क्योंकि आपने ये पिछले 3 महीने में कोई मुहर्रम नहीं लगाया। एक भी बच्चा मरना नहीं था। जो 2 बच्चे कोख में मर गए हैं नहीं मरने थे, और जो और मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, मैलन्यूट्रिशन से मरेंगे, उनकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? वो किसी गोली से नहीं बने, वो ये ह्यूमन ट्रेजेडी जो बन गई है उसमें मारे जा रहे हैं। आज ये ठीक कह रहे हैं, आपको रसद ले जानी है वहां पे, अगर इम्फाल से जा रहे हैं तो लूटी जाएगी, चाहे वो दवाई हो या कुछ हो। मैं कल बोल रहा था, मैं खुद डायबिटिक को, हाइपर डायबिटिक को 4 बार इंसुलिन लेता हूँ। क्या कुकी में कोई डायबिटिक नहीं होगा? इंसुलिन नहीं है वहां पर, कितने दिन जिएगा? बच्चों के लिए दूध नहीं है, 2 साल के 1 साल के बच्चों के लिए जो फॉर्मूले होते हैं, दालें होती हैं, वो नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है। दिल्ली में जो कुकी रेफ्यूजी है उसको गोश्त भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, सब्जी भी मिल रही है। जो कुकी चुराचांद में भी रह रहा है चर्चिस के रेफ्यूजी कैंप्स में, उसके पास वो नहीं है। ये विडंबना देखिए आप। इसके सोल्यूशन कैसे आएगा, उसकी तरफ राजनीतिक प्रोसेस कैसे आएगा? और मैं पत्रकारों ने आपको बताया, बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बाद भी बात चलती है। बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बाद, बड़े बड़े सजेशंस हिंदुस्तान में कोशिश की गई है, उसके बाद भी बात चलती है। जो कल तक जिनको आप गोली मार रहे थे, परसों उनको बुला के गले मिल के बात करते हैं। राजीव गांधी ने कई बार इसको दिखाया, इंदिरा गांधी ने कई बार इस बात को दिखाया। आप भी तो कर रहे थे, क्यों आपने रोक दिया?
क्यों आपने पीस प्रोसेस रोक दिया? और कब तक आप हमको एश्योरेंस देंगे कि क्या कल या परसों आप इस पीस प्रोसेस को दोबारा चालू करेंगे? क्या कल या परसों या तरसों आप हेलीकॉप्टर सेवा लगाएंगे कि दिल्ली से, कलकत्ता से, गुवाहाटी से, शिलांग से रसद लेके, दवाइयां लेके हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर पहुंचाई जाए? कौन रोकता है? आप सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप क्यों नहीं दवाइयां हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर जा रही है? कौन जिम्मेवार है इसका? उसके जिम्मेवार मैती नहीं है, उसके जिम्मेवार दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उसके जिम्मेवार इम्फाल में बैठे हुए सरकारी लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है। ये जिम्मेवारियां हमको फिक्स करनी पड़ेंगी। ये सिविल जो क्राइसिस है, तो क्या आपस में गोली गराज हो रहा है वो अलग बात है, उसको रोकना पड़ेगा, मगर ये जो सिविल क्राइसिस पिछले 3 महीने से चल रही है, उसका हमको गुनहगार साफ दिखाई देते हैं। और उसके गुनहगार कुकी नहीं है, उसके गुनहगार, और लंबे सब ठीक कहते हैं, उसके गुनहगार मैती भी नहीं है, उसके गुनहगार इम्फाल में और दिल्ली में बैठे हुए लोग। इनकी जिम्मेदारी फिक्स करके इनको शेम करना है। हम चाहे सरकार को कैसे जाया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में जाके और क्या तरीका मारा जाए। आपने 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे मुकर्रर कर दिए, मगर मेरठ को और लंबई साहब को, आप सबों को ये साफ बात नहीं है कि क्या ये क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या ये रिलीफ को देंगे? क्या आपने जज को पोस्ट कर दिया रिलीफ कमिश्नर बना के? क्या ये 3 जज 3 जगह रहेंगे या एक ही जगह रहेंगे? कोई सफाई साफ गोई नहीं हो रही हमको कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिटीज इजाद किए हैं, वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, कैसे अश्योर करेंगी कि ये बच्चा मरा सुप्रीम कोर्ट की कमिटी अनाउंस होने के 4 दिन बाद, 1 हफ्ता हो गया है, क्यों वो 2 बच्चे मरे? तो यहाँ पर हमको बहुत ही ज्यादा सरकार से डिमांड है कि खुले आम अब बताइए क्या हो रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कब हेलीकॉप्टर उड़ेगा कलकत्ता से, गुवाहाटी से, दिल्ली से रसद लेके? कब कॉन्वॉय जाएगा मिलिट्री मशीन गन्स की छाव में इम्फाल से रसद लेके चुराचांदपुर? कब हो जाएगा ताकि लूटा ना जा पाए? उससे हमको जाहिर होगा कि आप पीस प्रोसेस के लिए जो पहला काम है वो करने को तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं दुख की दर्द की कहानी बताने में कोई और फायदा नहीं है, क्योंकि आप बीती कि जब हमने सुन ली उसके बाद मैं तो सिर्फ देख के आया हूँ, उन्होंने तो बीती है, मैं क्या ऐड कर पाऊंगा? मगर मेरा ये हमेशा रहा है, चाहे ईसाइयों पर जुल्म हो या मुसलमानों पर या सरदारों पर या हिंदुओं पर, कि घायल को अकेले नहीं रोना चाहिए, मेरे को भी उसके साथ रोना चाहिए, मेरे को भी उसके साथ गुस्सा होना चाहिए। और वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, अपने आंसू दिखाने के लिए, लंबोई का हाथ पकड़ के बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मैं आज की इस गोष्ठी में है, आपने मेरे को सुना, अगर जुबान से गलत निकल गया हो तो माफी मांगता हूँ, और भी बोल सकता था मैं। शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद जॉन दयाल साहब। आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने जो ग्राउंड रियलिटी देखी, अपने सत्यशोधन अहवाल में फैक्ट फाइंडिंग करने जब गए तब, और उसके साथ जो मेन इश्यू है इस कॉन्फ्लिक्ट का कि सरकार पीस नहीं चाहती, सरकार, दिस इज एन असिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट in which the state is on side of one community and it is not bothered about another community. दूसरी कम्युनिटी पर सरकार की संवेदना ही नहीं है, क्योंकि उसको नार्को टेररिस्ट और जाने क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं किसी तरह। लेकिन हम भारतीय, भारत के लोग, हम सब मैती, कुकी, सबको भारत के लोग मानते हैं, और जहाँ पर भी जो भी विक्टिम्स है उनको हम उनके साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े हैं, शांति के साथ खड़े हैं। आपने ये भी बताया कि इस फसाद की जड़ कैसे जो कुकी एरियाज की जमीन है, जंगल की जमीन है, पहाड़ी जमीन है, उस पर कब्जा करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है, स्टेट का और एक कम्युनिटी का, खास करके स्टेट का एक कम्युनिटी की मदद लेकर उस पर कब्जा करना।
और कब्जा क्यों करना है? ताकि कुछ उद्योगपतियों का फायदा हो सके, मुनाफा ज्यादा उनको मिल सके। और प्रधानमंत्री ने जब अपना जो 3 मिनट मणिपुर में कहे, उसमें ये इंडिकेशन भी दिया प्रधानमंत्री ने कि हमको लुक ईस्ट पॉलिसी, ये मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से गुजरते हुए जाती है, उसमें एक छोटा सा इशारा भी उन्होंने किया कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। शांति, अमन, ये सरकार की प्रायोरिटी नहीं दिख रही है और कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार एक कम्युनिटी के साथ खड़ी है। बहरहाल मैं इससे ज्यादा और नहीं कहना चाहूँगा। आप I will call everybody to type their questions in the chat box and we'll read out. आप हिंदी में लिख सकते हैं अपने सवाल या अंग्रेजी में भी। और अगर किसी को दोनों रिसोर्स पर्सन से, किसी भी रिसोर्स पर्सन से कोई सवाल पूछना है, ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं एक बात यहाँ एक अनाउंस करना चाहता हूँ, एक टारगेट अपने लिए, कि हम सारे पीस सेंटर्स मिलकर, जो भी अलग अलग एरियाज में हम पीस सेंटर्स हैं, क्या हम 50,000 रुपए की राशि जमा करके मणिपुर के रिलीफ के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं हमारे जो भी पीस सेंटर्स के साथी है उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इस 50,000 के टारगेट में हम सब लोग जनता से जमा करें पैसा या सामग्रियां, जो भी सामग्रियां लगती है उसको कैसे पहुंचाया जाए वगैरह, हम जो वहाँ कैंप्स चला रहे हैं उनके साथ ये राब्ता रखेंगे और क्या चाहिए कैसे पहुंचाएं ये कोशिश करेंगे। लेकिन अपील करते करते क्या हम 50,000 की, कम से कम 50,000 की राशि जमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सॉलिडारिटी, हमारी एकता खोखली शब्दों की नहीं हो सकती है। कुछ हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये मेरी अपील सभी पीस सेंटर्स के साथी जो आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं वो अपनी राय दें चैट बॉक्स में कि क्या हम ये राशि जमा कर पाएंगे। और मैं जी, if I just once again, I just would like to apologize if my diction wasn't very clear, partly because of technical reasons with my mic, partly with my throat, and partly I was speaking a language I don't usually speak in public. No, it's all right. We understood. Maybe some people might have had problems in understanding some words here and there, but I summarized also. Some summary, some small summary I gave, and maybe so. The floor is open for everyone. Please type your problems in chat. Chat will be given first. Problems given in chat will be given first preference. And if somebody wants to raise their hand, please raise their hand. We'll invite you to ask questions and clarifications. हिंदी में पूछ सकते हैं। हाँ, Sabiha More has that John to John sir. जी जी, प्लीज बहुत संक्षिप्त में पूछिए तो अच्छा होगा ताकि सभी को मौका मिले। जी सबिया जी, सबिया जी, unmute yourself. हेलो Yeah, we can hear you. सर पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने कितने अच्छे मसले पे जहाँ बहुत लंबी खामोशी थी कुछ आवाज की, कुछ बात की आपने। मेरा सवाल ये, तो क्या अब हम ऐसे ही मणिपुर को जलते हुए छोड़ दें 2024 के चुनाव तक?
या कुछ हो सकता है, उसका कुछ कर सकते हैं हम एज ए टीचर, हमारी पूरी एक स्टूडेंट की टीम, कुछ है, कोई रास्ता है, कुछ कहीं कुछ दिखाना है सॉलिडारिटी, कहीं कुछ सरकार को, कम से कम महाराष्ट्र सरकार, विधानसभा, कहीं जाकर कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं और उनको ये समझा सकते हैं कि हम को इस वक्त अपने देशवासियों के साथ, वो कोई भी हो, कुकी हो, मैती हो, मणिपुरी हो, मिजोरमी हो, कोई भी हो, उनके साथ खड़ा रहना है। तो आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे इस मंच पे कह रही हूँ कि पहला 1000 रुपए का चेक या कैश, आप जो चाहे, वो मेरी तरफ से आपके पास आ रहा है। आप कल कहिए मैं कल दे जाऊं, आप मंडे को कहिए आप मंडे दे जाओ। ये मेरी पर्सनल कमिटमेंट है मेरे उन भाइयों के लिए जिनके पास दवाइयां नहीं है या जिनके पास खाने के लिए नहीं है। मैं अपने से शुरुआत करती हूँ, बाकी मैं और कहाँ से लाऊंगी वो मेरा काम है, पर ये मेरा पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप जहाँ कहेंगे, जिस बैंक में कहेंगे, मैं जमा कर दूंगी। आई विल डू इट राइट नाउ। इफ यू वांट टू डू इट थ्रू नेट बैंकिंग, मैं अभी कर देती हूँ, पर ये होना जरूरी है। इट हैज टू बी डन, करना जरूरी है। Thank you, Sabiha ji. Thank you for your donation. For benefit of Dr. Lamboy Haokip, Sabiha ji said she is in solidarity with people of Manipur. We all are in solidarity with people of Manipur. We are trying to set a target of 50,000 so that we can collect that money for relief camps, for medicines, for medical help, or whatever. And Sabiha ji has announced 1,000 from her side, from herself, and she's ready to give now. If No, our college students will also do something, sir. I will And- appeal to them. I will Yes. appeal to them. Let's see And- how much can they give. But it's my personal commitment. That is my, and if it increases, then Lord Almighty has to be thanked for that. No problem, sir. It's okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Anybody else who wants to speak? Please raise. Elizabeth has written. हाँ, पढ़ लो जरा मिथिला. As conflict has increased, more and more trust deficits create किया है, question किया हुआ. The common natives are suspecting the central government. They are trying to divide the land by this conflict. How do we understand how the tribal land is going to be taken? Say the Kuki and through violence. Dr. Haokip, you want to answer this question? Can you repeat? Can you repeat? Yeah. I can't hear you properly. Yes. As conflict increases more and more, trust deficit is created. The common Meiteis are suspecting the central government. They are trying to divide the land. By this conflict, how do we understand how the tribal land is going to be taken? Say the Kuki land or through violence? In the recent parliament debate and also addresses of the issue, it is clear to me that the issue that people are not ready, people are not willing to talk the real issue. The real issue of the vulnerability of the tribal people and their land and resources. So I feel that the government seems to be avoiding to address the issue and picking up minor issues, there's conflict going on, and so that the things will end as it is, without any solution. So that appears to me that the case for which both the Métis and the Kukis were victims. And in this victimization, the Kukis are more victimized because we lost
our properties. We cannot live in the cities. All the rich people, the top officers live in Imphal. They're all gone. The properties destroyed, and it's no way that we can go back to Imphal, the Métis area. At the same time, unless the tribal land is protected by the law of the land, legally, constitutionally, then this issue will come back again. And when the tribal people have no voice, no political power, then we are extreme vulnerability. So it's very important, for the tribal people that this violence has to be solved by way of constitutional provision and legally. It is not a matter of law and order. It is not a communal class. It is a political issue. It's about the issue of the land and resources and the dignity, the identity of the people. So that has to be protected by the law. That's what I feel. Thank you. संक्षिप्त में मैं बता दूं, डॉक्टर हाउकिप ने कहा कि ये सरकार ही जमीन का ये कर सकती है कि जमीन की सुरक्षा, लोगों के कल्चर की सुरक्षा, पहचान की सुरक्षा, लोगों को अपने पहचान के साथ जीने देना। ट्राइबल्स बहुत कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं और इस कमजोरी का सबब वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश का संविधान, देश का कानून वगैरह ये कर सकता है। डॉक्टर हाउकिप, यू मस्ट हैव read that Bratati Baldas has announced that she will contribute 10,000 rupees. So we should know where to contribute. If we know where and how to contribute, we will collect all this money and give it on our behalf. On behalf of thank you very much. On behalf of all the peace centers. Thank you. And the people who have contributed, of course. Yeah, thank you. So, किसी और को I think we can, I'm getting more and more confident that we'll be able to collect more than 50,000. Thank you. 50,000 is too small an amount, but I was slightly conservative. Yeah, sir, there is a comment by Sarthak Bharat, Koridhi Bhagalpur. उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि 15 अगस्त, या सार्थक भारत, कोरिधी भागलपुर से है, मुझे लगता है कि you are reading it? हाँ, मुझे लगता है कि 15 अगस्त को हमें तिरंगा झंडा झुकाकर मणिपुर की घटना के लिए शौक मनाना चाहिए. I personally would not support this because Tiranga has done nothing. People of India have done nothing. If you want to protest some deed or act of government or some policies, then I think we should make government the target and not Indian flag. This is my personal opinion. Others can express their opinion as well. सार्थक भाई, मुझे लगता है कि इसमें भारत का तिरंगा या भारत की अमन पसंद जनता का कोई दोष नहीं है. तिरंगा एक, हम स्वतंत्रता मनाते हैं 15 अगस्त को, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े और स्वतंत्र हुए उसका सिंबल है तिरंगा. आजादी का सिंबल है 15 अगस्त. और हम अगर तो मैं ज्यादा इसके समर्थन में नहीं हूं कि हम तिरंगा को आधे इस पर थोड़ा झुका कर लहराए या शौक मनाए. हमें सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि आप अमन और शांति के लिए काम करें, आप रिलीफ पहुंचाएं. जैसे जॉन दयाल साहब कह रहे थे
कि हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा सकता है, मिलिट्री से के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। सरकार के पास लोगों को प्रोटेक्ट करने के जरिए है, और अगर नहीं है, नहीं कर सकती है, तो उसे सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। वो भी सही है। Yeah. Anybody else Yes. who wants any clarification, anything to know, any questions to either John Dayal Saab or to Dr. Lamboy Haukip? Irfan, see, one thing before our friends ask questions. See, the issue of being in the periphery, it seems ऐसा लगता है कि we've been treated as a defense of the national security. ऐसा लगता है, defense, है ना? क्योंकि हम भी इसमें international border है. So we are not people. We are only fence. Security के लिए ना, ऐसा लगता है. Right. राहुल जी ने सवाल किया है, दयाल जी से है कि कैसे कुकी और मतई एक होंगे। दयाल जी? जी हाँ, देखिए, हिंदुस्तान में एक दो कौमें नहीं है, हजारों की तादाद में कौमें हैं। अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे कितनी जनजातियां हैं, कितनी जातियां हैं, आपको चक्कर आ जाएगा देख के। 6435 जनजातियां हैं। तो सब एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहती है, क्योंकि सब लोग शांति प्रिय हैं। और दूसरा, उनके बीच में जो रिश्ता है उसमें कड़वापन ना आए, वो खुद भी कोशिश करते हैं। कड़वापन बाहर से बोला जाता है। जो पुलिस वहां पर रखी गई है, जो सेनाएं रखी गई है, उनका काम है कि देखे कि दंगई पकड़े जाते हैं और टाइम से पकड़े जाते हैं। उनका काम है, जो यहाँ पे कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, राजनेता है, उनका काम है कि लोगों को कॉमन प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाए। असेंबली एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। जब पार्लियामेंट में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, असेंबली में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप जो ऑर्गेनिक राजनीतिक तरीका है उसको स्टार्ट तो कहीं करना ही पड़ेगा ना। हिंदुस्तान और नागालैंड, नागालैंड हिंदुस्तान बन गए। जब उसके बेटा हिंदुस्तान में नहीं मिल पाते तो बैंकॉक में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं। हिंदुस्तान के मामले को आप बैंकॉक में कर सकते हैं, तो इन दोनों को आप बम्बई बुलाइए बात करने के लिए, कहीं और बुलाइए, यहाँ पे दोनों अपने आप को सेफ मार पाए। नहीं तो बैंकॉक में बुलाइए, क्या बुरी बात है, पड़ोसी देश है। आप शुरू तो कीजिए, आप पहले हमको ये तो दर्शाइए कि आप इच्छुक हैं यहाँ पे शांति लाने के। क्या आप ये जो आग लगी है उसमें अपने कबाब नहीं सेक रहे हैं? ये हमको जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में कथन था, उससे हमको नहीं लगा कि उनके इरादे नेक है। मुख्यमंत्री का तो बिल्कुल ही इरादा गैर नेक है, तो साफ है। गवर्नमेंट कहाँ छुप गई है, किसी को पता नहीं है। जी, प्रोफेसर नरेश कुमार शर्मा कुछ पूछना चाहते हैं। नरेश कुमार जी। एक सवाल दिशा टीम की तरफ से है, मेरे ख्याल से लाल प्रकाश शायद होंगे। उनका सवाल है, प्रतिवादी दिवस के रूप में पोस्टर लिखकर विरोध दर्ज करना सही रहेगा और एक साथ सभी संगठन करें, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को मणिपुर में शांति कायम करने और जरूरत की सामग्री पहुंचाने के लिए ज्ञापन देना चाहिए। So petitioning to the government for peace
and compelling the government, pressurizing the government to work for peace. That is what Lal Prakash Rahi ji is writing in he's giving his suggestion. Am I audible? Can I speak now? Yeah, you are. Professor Naresh Kumar. Okay. See, I have been teaching in a Central University in Hyderabad. तो यहाँ पर हमारे कुकी प्रोफेसर भी साथी हैं और मैथी प्रोफेसर भी साथी रहे हैं और मणिपुर के छात्र भी हमारे अपने छात्र भी रहे हैं। तो ये मणिपुर में नहीं, मणिपुर के बाहर इस समय लगता है कि लोगों के बीच में काफी एक दूसरे के प्रति संशय है, एक बोलते हैं विश्वास जो भी रहा है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। तो इसमें जो हमारे जो थोड़े सेंसिटिव नेता लोग हैं वो तो गए हैं वहां पर और उन्होंने अपनी तरह से कोशिश भी की है। जो विपक्षी दलों का एक ग्रुप गया है वहां पर। जो आम आदमी इसके बारे में महसूस करते हैं वो कम है या ज्यादा है इसका भी अंदाजा हम लोगों को नहीं है, कितने लोग हैं, इसका तरीका क्या है ये भी नहीं पता है हम लोगों को। कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो वहां पर मौजूद हैं, जैसे कि हौकियप साहब हैं, जिनको कि किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है अपनी बात से जुड़ने के लिए, कि जो आम आदमी में से कुछ लोग जुड़ के जाना चाहें, बात करना चाहें कि हम लोग कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं, जिससे कि लगे कि दूसरे देश के लोग सचमुच चिंतित हैं। इसके कोई तरीके हो सकते हैं क्या? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जाने के लिए तैयार होंगे। अभी तो नेताओं की सुरक्षा कैसे होगी यही नहीं पता है लोगों को, तो आम आदमी को भी नहीं पता होगा कि कैसे होगा। तो इसके तरीके होंगे तो शायद उससे लगेगा कि देश में पार्लियामेंट के बाहर भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश का एक हिस्सा इतनी बुरी स्थिति में है जहां पर महिलाओं के साथ में कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति तो शायद कभी नहीं देखी गई जिस तरह का वहां पर अभी देखा गया है। तो इसके बारे में अगर वहां के लोग भी कुछ बताएं या एक इस तरह के हम लोग नेटवर्क पैदा करने की कोशिश करें कि जो मेन मीडिया के बाहर जो लोग बात करते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उसमें भी पता नहीं लगता है कि आम आदमी का क्या व्यू है। जो इस पे बहस करने वाले लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, उससे लगता है कि लोग चिंतित हैं, लेकिन आम आदमी कितने चिंतित हैं वो शायद मैसेज नहीं जा पाता। ये वीडियो के बाद में जहां जहां पर प्रदर्शन हुए वो खबर कितनी वापस पहुंचती है ये भी नहीं पता है हम लोग, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन जो जिस तरह का ढीला है, चाहे वो हैदराबाद में हुआ हो या फिर इलाहाबाद में हुआ हो, जगह जगह पर लोगों ने अपनी जो उसके प्रति जो उनका क्षोभ है, जो उनका दर्द है, वो कई जगह लोगों ने जाहिर किया जब वो आया, पर उसकी खबर वहां पहुंचती भी है ये भी नहीं हमको नहीं पता है। तो एक ऐसा मीडिया, वाया मीडिया, चाहे वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बाहर से भी हो सकता है, तब ये नहीं था तब भी लोग एक शेयर करते थे बात। शायद हम लोगों को फिर से वो डिस्कवर करना पड़ेगा उन हिस्सों के लिए जहाँ पर कट ऑफ हो चुका है, इस तरह से कैसे करना है। और जो आपने सुझाव दिया है कि वो भी एक तरीका होगा दिखाने का कि भी केयर, कि हम लोग वहाँ के कम से कम मेडिकल के लिए उस तरह के लिए राशि करें, तो जो यहाँ पर जुड़े हैं उनका आप बताएंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। तो शायद अभी तक पता नहीं है कि किस तरह से करना है, या तो आप उनको कांटेक्ट करके बताएं। और सुझाव दिया, बहुत ही अच्छा सुझाव है और सचमुच इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की जरूरत है। Dr. बहुत लोग हैं जो चिंता करते हैं। थैंक यू। Dr. Hawkip, did you understand what Professor Naresh Kumar Sharma from Hyderabad said? Dr. Hawkip? Not really. Can you? Can I summarize in English? Yeah, please. Yeah. Okay, Dr. Hawkip, I was saying that in my own university we have both Kuki and Maithi colleagues as well as Manipuri students. My own students have been there. Oh, okay. And Yeah. in this period we have seen, earlier we did not notice, maybe because we did not see that expression, that there is a kind of mistrust even among this highly university level people. It is there. Yes. So how much it has gone there. So I think it is important that not only people at the top, they show that we are all concerned, that we are trying to understand, and
Yeah. Everybody should come together ultimately. That is the only way we can move forward. So I Yeah. said that we don't know how the ordinary people can also physically go there and Yes. find a way of talking to Maithis. Not only the leaders can go. Yeah. If there is some way, a second thing is that maybe there is need for creating network of the ordinary people who can express, who can carry forward this concern as well as real help where possible, or at Yeah. least be one. That is a sum of substance of what I Yeah. think. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Um, that that will be the case not only in your campus, in other campuses also, unless the problem is solved politically, and this will increase, and there'll be violence outside Manipur, and if a problem continues in this way. The reason is that there is a clear division, clear demarcation, separation between the two communities. No cookies are, in valley. The houses which were there are all destroyed, even recently, vice versa. And so now coming together, talk peace, and these things will not work. It will not work now. It has to be solved in a way that addresses the root of the cause, the root cause, which is about the safeguarding of tribal identity. Tribal identity includes land, culture, history, including the myths of the people, the worldview, the religion. So that has to be protected by the law. During the Advani time, he proposed that the tribal area, the tribal land, should be safeguarded by way of 6th schedule. But the Manipur government, the Meitei majority rule government, opposed it. Till now, they have not done anything. So unless that kind of protection is given, there will not be a political solution unless they are successful in cleaning the people from the face of the land. That's two ways, either one. So it is difficult for our Meitei friends also, the government, to think about this. But then there's no other option. There has to be a political solution by safeguarding the land identity of the tribal people, the human beings, by the law. So I would say that. Otherwise, this mere bring peace and all that, that will not solve the problem, not lasting peace. Thank you, Dr. Habib. How do we resist? Zoeb from Assam is asking, how do we resist an NRC like situation in Manipur? Assam has already undergone that. Why Meitei people are demanding NRC in Manipur? They are demanding based on the propaganda that there are cookies from outside Manipur. The whole issue of migrant, immigrant, there may be one or two. But if we strictly do it, who knows? You will find many Meiteis outside of this, this citizens list. The fact is that, from 1961 to 1981, the population of Manipur was double. And this was double in a valley, not in the hills. So if we do that, this registration, it's possible that many Meitei themselves will be also out. So, yeah, let them do it. But then
there might be the more victims of this thing among the Métis also. So if they want to do it, they should not base on this created stories, which seem to be created just for the sake of the excuse for this violence. But they have to see reality, and they have to see how many Kuki illegal migrants are there in reality. Let them come and see. They may not find as they expect, but they may find more among the other communities. So I'm in Churachandpur, border of Burma, and I should be knowing if there is an illegal migrant who create a problem. So they use the media, spread this false news, and they believe it, and they act on it, and the victim would be more on their side. I suspect, but I don't have a data to show it, but I suspect based on some historical facts. डॉक्टर हॉकिप ये बता रहे हैं कि वो एनआरसी की मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक प्रचार किया गया है, एक गलत प्रचार किया गया है कि कुकीज बाहर से आए हैं। असल में 1961 से 1981 के बीच में मणिपुर का पॉपुलेशन डबल हो गया, और ये वैली में हुआ जहां मैतीज रहते हैं। कुकीज का पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, तो शायद मैतीज ज्यादा बाहर के निकलेंगे अगर उन्होंने एनआरसी किया तो। और आसाम में हम लोगों ने देखा, ये मैं मेरी बात जोड़ रहा हूँ कि आसाम में हम लोगों ने देखा कि एनआरसी होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, अब दोबारा एनआरसी मांग रहे हैं। ये कभी कोई सेटिस्फाई होने वाले नहीं है। आखिरी दो सवाल। And moreover, now that they burn down the documents in the prison, and so there will more complications. There will be more complications. Documents जला दिए गए हैं तो ओके। अभी आखिरी एक सवाल और फिर एलिजाबेथ अपना सवाल पूछेंगी और फिर हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। My question is to पुष्पा जी पूछ रही है, my question is to John Dayal. Would it be possible for you and other negotiators to go and convince the Métis who are being used by the governments to do their work against the Kukis that there will not be any benefits for them, even if they chase away the Kukis from the hills or Manipur? The government may be untrustworthy as far as giving them promised benefits is concerned. Automatically, the two communities will be reconciled if such a negotiated understanding can be accomplished. Please do expand on this idea. John Dayal. I have no doubt that given time and given a ambient situation which makes the Kukis feel safe, there will be negotiations. We are living in whatever distorted form Mr. Modi was reduced to democracy, no, but we're still a constitutional democracy. There are apparatus, there are systems. Parliament itself is a major system. The North Eastern Council, there are many forums where people can be brought to talk. A step would be to sack the chief minister and restore some sort of neutrality. Without neutrality, nothing will happen. If the state machinery, if the police, if the central government, if the army are all ranged against the Kukis, how are we going to bring them to a talking point? First of all, we have seen people were at war with each other. Assam was in a state of terrible turmoil for years, and yet eventually peace was restored. Punjab was in a worse situation, and we could manage. There was lots of bloodshed, which has taken place in the Northeast already, but eventually peace was restored at a sacrifice.
and people were brought to a talking point. I've seen it again and again. I told you in 54 years as a journalist. Some pieces are permanent, some pieces are not so permanent, some piece is imperfect, but there is peace. And for bringing that peace, a certain amount of trust has to be restored. There are terrible trust deficit. I told you, when things come to a pass, where the mothers who challenge the Indian Army are now the mothers who are telling their youth to rape. There's something has happened, something ill and evil has happened. And we have to identify the poison makers. We have to identify the politicians whose hands are now soaked in blood, who are playing with the lives of innocent people. We have to end this politics of blood and bring forth a genuine politics of equal talks, of where the Maithil and the Kukis talk to each other as equals, present their cases, and you will find that there will be a solution. There will be a solution. There will be many people who will not be satisfied, but a vast population would reach an equilibrium in which, first of all, this human crisis will be alleviated. There will be no deaths for starvation. There will be no deaths. Okay, last, Elizabeth, please be brief in your intervention. Yeah, thank you so much and after that we'll end. Yeah, thank you. Thank you for giving me the opportunity, because I am very much pained in my heart, being born and brought up, though studying outside. One thing is that there is deep sadness and pain. That is the reason why that what is happening in this mayhem of violence. My brother-in-law's house was burned down on May 4th in Churachandpur district. My friend's house, after the retaliation, after the burning of the houses on 3rd and 4th, or again as a retaliation from the Valley Meitei side, after hearing all those videos and things were happening, my friend's Kuki friend's house also has been burned. So from my side, both personal losses there. So it was like two brothers and sisters. We have been staying peacefully. Suddenly, this spark of May 3rd, as different reports have maybe said, it was just the ignition point. Different propagandas have been carried out from the economic, socio-political side by the Kuki brothers and sisters, from the Meitei standpoint of view also. But the question now is that as a common people, the civilians, common people are the ones who are suffering. Who are the people staying in the relief camp? Bureaucrats? Those people in power of Kukis or the Meiteis? No. So the anger or the demand from the government that why as a civilian that we have to arm ourselves, we have to protect ourselves against each other. Why did this situation has come? This is something that like as an argument, I'm not putting forward. But in retrospection, at the end, as we said, maybe at one point of time, those vested interests who are coming from different angles as day by day when these things are increasing, that we may come to an understanding also, but at the end, who is going out? How to end this violence? Sometimes, because of different like internet ban and all, even from to take different Meitei's views, like I'm not even able to get access because of the internet ban and different things that are coming up. So the thing is that at the end, how the laws to be propagated without being biased, because as we said, the things that we are seeing as even today, what we are discussing seem to be different from what is actually behind being played behind. Sometimes the real issue or the situation has been created so that two communities fight with one another, while on the other hand, the vested interest or the third party gains. This, how to make Kuki brothers and sisters realize this, and with the Meiteis also, because from one issue to another, from illegal immigrants to mass supply of weapons to poppy cultivation, the control by the drug cartels, the nexus between the different involvement of drug dealers
and people in the power have also come up belonging to different communities. So there is a lot that vested interest is the one that is creating the issue where such issue was not there. Because I still remember that in 1990s, how we were supporting one another as Meiteis and Kukis during the Naga Kuki fight. I still remember because I was part in going to the relief camp and contributing and then working in the relief camp that I remember as a student. So it's very painful for me that how to end the violence. On the other side, you said that if the weaponization stops from both sides, and if the gun battles, the shooting sides, then only some kind of level of peace through kind of negotiation will take place. As Professor Haokip has said very much, now at this kind of a situation, the government by creating this buffer zone, what does it mean by buffer zone? Creating that civilian lines, getting those checkposts in the name of containing the violence. What is the procrastination for that will happen at both sides? This is a question that we both have to ask to the government of India and to the government. And instead of controlling this violence, why it hasn't been stopped? Because one saying that with two hands we clap, with one hand we cannot clap. So that's the reason why this shooting almost is taking place every day. This is the question we should ask. Let the shooting end. Let's sit down together. Who's going to initiate it? The Kuki brothers and sisters, they are not trusting the state government on one side, it is state or the chief minister. On the other side, the Meitei people are not trusting the government, central government side, because there is a hidden agenda. People are pointing out what is the role of the militants. Then what is the agreement that was signed? Why is not the violence being ended? So if once this weaponization from both sides, as well as the shooting ends, some kind of calmness with some kind of things may start in between. Kukis who are staying in Imphal cannot come back now. And Meiteis who are staying in Kangpokpi or Churachandpur at this time cannot go back. What? This is the life that we expect when we were staying together peacefully with one another. This is the question that we both, as two communities staying peacefully, mutually, if it's about issues about political redistribution or politics of political recognition, then through a platform, the dialogue process should start. This is, I feel, the pain will ease if something like this or process, some kind of sanity prevails from both sides. Thank you. Thank you, Elizabeth ji, for that voice of sanity. On that note, that violence should end, that if this is not what we have heard today evening, if this is not constitutional breakdown of constitutional machinery, then what is? Where citizens have to protect themselves, where there are checkpoints, where there are borders, and where government cannot protect, then what is constitutional breakdown of machinery? Under Article 355 of the Constitution, it is then the mandate, responsibility of the central government to restore constitutional machinery and, if need be, dismiss the state government. The central government is silent on this. It's not doing anything. But we as citizens will stand up in solidarity for the victims, for peace, and for the rights of indigenous people to their land, to their identity, to their history, to their culture, and indeed all peoples, even right of Meiteis to their land, to their history, to their culture, and to their identity. On that note, we conclude today's, I must say, excellent discussion that we had, some solutions that we had. The solution, basically, John Dayal Saab saying the state should demonstrate its neutrality and not stand in favor of one community or the other. So that is what, that's where the solution, at least the beginning of the solution is there. And then there can be negotiations in the institutions established by Constitution, whether it's parliament, whether it's legislative assemblies, or whether there are other fora and institutions where negotiations can take place. If you want to look for solutions,
If the government wants to look for solutions and establishing peace, there are many fora. If it doesn't want to, then, well, the conflict will continue. I personally thank both Dr. Lamboy Hakip and Dr. John Dayal for being there today with us. And I call upon Mithila, who's going to propose vote of thanks. For you, your thing. So, I personally thank all of you for your financial contribution, for your help, for your questions, for your thoughts, for your prayers, and for peace. And particularly Dr. John Dayal and Dr. Hakip for being with us today. We need more and more such sessions to bring about awareness amongst people of India as to what is happening in Manipur. Thank you all for being with us today evening. Thank you. Thank you. Thank you.